नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। हम आज जो मुलाकात करने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ जो लगातार कानून की गतिविधियों के साथ इस तरह रूबरू रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक एडवोकेट के रूप में काफ़ी समय से वो आपके एटा शहर में लगातार कई मामलों को सुलझाने में महारत हासिल है। और साथ ही आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो एक आम आदमी के दिमाग में एक डाउट बन के रहता है। कई ऐसे सिलसिले हैं जो लगातार इंसान खुद अपने जीवनी पर झेलता है और जब उसे अंत में पता चलता है कि वो दोषी नहीं था तो उसके बाद उसे पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलता। तो हम मुलाकात करते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत यादव एडवोकेट। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम जो आज जिस सिलसिले पर बात करने वाले हैं, हम लगातार कई दिन से हमारे कुछ व्यूअर्स से जिनका मैसेज था कि कोई एक ऐसा मोटिव रखिए जिससे कि लोगों के साथ बहुत से ऐसे खिलवाड़ हुए हैं कि पहले पूरी घटनाओं में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया है, उसके बाद फिर अंत में पता चलता है कि दोषी थे ही नहीं और वो 5 से 6 महीने तक अपनी खुद की जीवन को कारावार में उन्हें जेल हो चुकी, लेकिन उसका जब वापस आए तो पता चला। तो एक बार सर आप अपना परिचय देंगे, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं अपने सूत्र। नमस्कार, प्रशांत यादव एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय एटा। जी बताइए। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका अब तक का जो सफ़र रहा शुरुआत से, अचानक से वकालत करने का निर्णय लिया गया या फिर ऐसा नहीं कि शुरुआत से थोपा गया हो, अचानक ऐसा क्या रहा? एक्चुअली क्या है, मैंने देखा लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, उन्हें न्याय की आवश्यकता है। तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उस घटना को देख करके मैंने सोचा, मैंने कि लाओ लोगों में न्याय के लिए लॉ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपने उसको देखे फिर आप खुद ही अपना लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? जी। सबसे क्या है, एक तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज में आपको पता होगा किस तरीके से अभी आपको पुलिस परेशान कर रही है, आपको नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं हमें इस तरीके से चलें। बिल्कुल। अच्छा, आपसे हम पहला सवाल जो पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो एक शब्द होता है आईपीसी जी और एक सीआरपीसी, जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? आईपीसी जिसमें दंड का विधान है, सीआरपीसी प्रोसीजर है। जैसे अभी 302 आईपीसी लगा, 302 आईपीसी दंड है उसमें, यानी कि आईपीसी का मतलब है दंड देना और सीआरपीसी है प्रोसीजर, उसे लागू करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई भी जैसे दंडित होता है तो उसको कोर्ट आदेश देता है जी, इस धारा के अकॉर्डिंग इसको। जी, सीआरपीसी में प्रावधान क्या है, कि उसको क्या सजा मिल सकती है। जी। अब जैसे क्रिमिनल में सीआरपीसी हो गया, सिविल में सीपीसी हो गया, तो जो भी सिविल मैटर होंगे वो सीपीसी में होंगे और जो जितने भी क्रिमिनल मैटर होंगे वो सीआरपीसी में होंगे। सीआरपीसी पे आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी उतनी आप अच्छी फौजदारी की वकालत कर सकते हैं। फौजदारी की जी। अच्छा, जैसे मैं जानना चाहूँगा जैसे फौजदारी में कौन कौन से ऐसे मामले आते हैं? फौजदारी में आपका मारपीट होना फौजदारी में आया, जैसे किसी ने किसी को हत्या कर दी, फौजदारी में आया। एक्सीडेंट हो गया, वो फौजदारी में आया। जमीन से मामले छोड़ के बाकी फौजदारी में। अच्छा, जमीन के मामले छोड़ के बाद बाकी सही फौजदारी। जैसे अभी आपस में जहाँ मारपीट हो जाती है वो फौजदारी रहे। अभी एक जमीन के पीछे विवाद हुआ, वहाँ मारपीट हो गई तो वो फौजदारी में परिवर्तित हो गई। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने जैसे भी धारा 144 लागू होती है जी, तो उसमें कितना लगभग इनका क्राइटेरिया रहता है? क्योंकि सरकार जिसमें इलेक्शन की मूड में होती है उसमें धारा 144 लागू करती है ना, तो उसका क्या रहता है सर? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के अनुसार लगती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति के अनुसार उसमें एक क्राइटेरिया रखते हैं कि कितने लोग वहाँ रह सकते हैं, कितने, ऐसा कुछ रहता है या फिर सिर्फ केवल? जी, 4 से 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठी भीड़ नहीं हो सकती। अच्छा, धारा 144 तो उसमें क्या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जी। अच्छा सर, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि लॉ और जस्टिस में जी डिफरेंस क्या होता है? लॉ एक कानून है, जस्टिस जो न्याय देने वाला है। अच्छा जी, लॉ एक कानून है जो किसी पे जैसे लागू होता है जी, और जस्टिस है न्याय। जी। अच्छा, जो न्यायाधीश होते हैं वो न्याय देते हैं, वो जस्टिस का जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ जो मेन मोटिव जो हमारा है आज की वीडियो का वो ये है, अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई ब्लेम लगता है कि वो दोषी है जी, और उसको सजा हो जाती है, जी, फिर कुछ समय बाद ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति दोषी नहीं था, तो क्या ऐसा होता है कि
फिर उसको दोबारा कोर्ट के द्वारा जाके कोई भी अपना बचाव के लिए या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो जितना उसने समय बिताया है उस पर कोई भी कार्रवाई करा सकता है। अभी आपके खिलाफ किसी ने षड्यंत्र के तहत एक झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया, आपने न्यायालय का सफर किया, आप बाइज्जत बरी हुए, तो आप उस पर 499 आईपीसी के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं, जो आपकी समाज में छवि धूमिल हुई। अच्छा सर, उसके लिए जी। और जैसे अगर मान लो एक बार दोषी ठहरा दिया गया जी। और उसके बाद पता चला 4 से 6 महीने के बाद कि ये दोषी नहीं थे, उसके लिए भी कोई प्रावधान है? नहीं, दोषी जब आपको सेशन कोर्ट से या लोअर कोर्ट से आपको दोषी ठहरा दिया गया तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। अच्छा, ऊपर के लिए दोषी हो गए तो आप फिर वो तो दोषी है। अच्छा, दोषी है तो फिर तो वो अपना निर्णय लेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी धाराएं हैं जैसे कि 302 है और 376 है, इन सब धाराओं के अंतर्गत क्या रहता है कि जो प्रावधान है सजा दिलाने का, तो वो जरा आप एक बार डिस्कस करेंगे। 302 मर्डर केस जब हो जाता है तो 302 लगती है, उसमें कम से कम आजीवन कारावास, अधिक से अधिक मृत्युदंड है। मृत्युदंड। अरे जैसे ऐसे ये ही 376 में कम से कम 10 वर्ष, अधिक से अधिक आजीवन कारावास। तो 10 वर्ष कम से कम रह नहीं रहे, उसने के लिए फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ अपील करते हैं अपनी अपील। वहां से फिर क्लियर होता है क्या रहता है। जैसे मामले ऐसे काफी बार आपके सामने ऐसे आए होंगे, जैसे मान लीजिए कि जो सही है और उस व्यक्ति को मतलब जैसे उसने वो किया नहीं है फिर भी वो लग रहा है कि हाँ भाई ये दोषी है भूलकर, तो उसके साथ जैसे उस समय केस लड़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर आसानी से सारी चीजें सेट हो जाती है? बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें हमें पता है कि ये दोषी नहीं, पुलिस ने उसे दोषी बना दिया, एविडेंस उसके खिलाफ दी जा रही है। चाहकर भी ये होता है कि एविडेंस उसके, जब फिर एविडेंस उसके खिलाफ है तो मजबूरी है, कोर्ट भी उसे सजा सुना देती है। मतलब उनका एक क्राइटेरिया है कि जिस तरीके से एविडेंस होगा उस हिसाब से न्यायालय हमेशा एविडेंस के आधार पर ही चलता है। अब आपके खिलाफ यदि सबूत हैं तो आप दोषी हैं, सबूत नहीं है तो आप दोषी नहीं हैं। नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि अगर जो आज का युवा है जी यदि वो लॉ की तरफ जाए जी और इस प्रोफेशन को चुने जी। तो उसे लगभग अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सेटल करना पड़ेगा? आप इंटर के बाद DLL भी कर सकते हैं। BLL अच्छा, कितने समय की रहती है सर? 5 साल के। 5 साल के लिए। आप LLB करना चाहते हैं तो आप BA या BSc ग्रेजुएशन करने के बाद आप 3 साल की LLB होती है, आप उसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे, अपनी रेगुलर पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे, पास होके आएंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा, यहाँ से जो सेशन चलता है वो आपका लगभग कैसे चलता है? मतलब जैसे मान लीजिए हमने देखा कि जैसे मान लो मैं ही करता हूँ, जब मैंने लॉ किया है, अब तो कॉलेज ज्वाइन करने के साथ साथ क्या हम लोग मतलब तैयारी भी यहाँ लगातार कर सकते हैं या फिर कंप्लीट होने के बाद ही बैठ सकते हैं? वैसे मेरी तो राय यही है कि आप लॉ कंप्लीट कीजिए, आप कॉलेज में समय दीजिए, उसके बाद आप कचहरी पर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा अच्छा, जैसे मान और लीजिए आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। अच्छा, कोई रोक नहीं, मतलब कर सकते हैं, कंपल्सरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिर लागू नहीं होगा उस समय, है ना? नहीं, आप लॉ करेंगे, एडवोकेट आप जज भी बन सकते हैं। आप LLB की, LLB करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फिर AIB एग्जाम देंगे, जो 2 साल का होता है। आप 2 साल तक तो वैलिड है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, फिर आपको AIB एग्जाम देना होगा, जो ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है। आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप एक तरीके से लीगल एडवोकेट। अच्छा, मैंने अभी देखा था कि आप जो एटा बार एसोसिएशन था उसके आप अध्यक्ष चुना गया था। नहीं, अध्यक्ष नहीं था, गवर्निंग काउंसिल का चुनाव लड़ा था। अच्छा, गवर्निंग काउंसिल चुनाव। तो और ये क्या प्रोसेस है, मतलब इसमें बार है उसकी तरफ से चुनाव होता है, उसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी, छोटे छोटे पद, करीब 24 पद होते हैं। 24 पद जी। तो उसमें लगभग लगातार कैसे रहता है, मतलब जैसे आप इलेक्शन जो साल बाई साल। साल बाई साल जी। वही तो, जैसे मतलब कोई एक ऐसा नहीं कि 3 साल तक या 5 साल तक रहे? नहीं नहीं नहीं, साल प्रति बाई वर्ष। साल। जी। प्रतिवर्ष का सेशन कितना है, मतलब सेशन कहाँ से कहाँ तक है? जनवरी से लेके या जुलाई से लेके? नहीं, नवंबर से लेकर के अगले नवंबर तक, मतलब साल में हर साल चुनाव होता है। अच्छा, हर साल मतलब नवंबर से और लास्ट जी। नवंबर तक ये आपका चलता है? अभी कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं जयनारायण पांडे जी, हम्म। तो उन्होंने मुझे अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया, जो अच्छा अच्छा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। तो अच्छा सर, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आज तक का कोई ऐसा एक केस रहा है जो थोड़ा उलझा रहा हो? नहीं, लाइफ में देखो ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ प्रोफेशनल, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो दिक्कत करती हैं।
तो वो एक थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग। फौजदारी की वकालत में तो हमेशा उलझन ही होती है, और वकालत में जितना उलझन होगी उतना ही अच्छा आनंद और आता है। क्योंकि आपको कितना समय हो गया लगभग यहाँ, जैसे? मैं 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2018 का तो मेरा रजिस्ट्रेशन ही है। नहीं, आपका जैसे 2018 का रजिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप एक नए चेहरे के साथ वहाँ काम कर रहे हो। मैंने आपका देखा है, देखो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, लगातार सोशल मीडिया से तो जुड़ा ही था। तो जब लोगों ने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा सर से। तो मैं आपसे बहुत पहले से इस कॉन्टेक्ट में आने के लिए था कि मतलब ऐसा अचानक ऐसा क्या रहा है, मतलब प्रोफेशनल में इतना आप ये लगातार उसी चीज में लगे रहे। एक्चुअली क्या है, आप किसी भी सेक्टर में आप अपने काम पर फोकस करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। अभी वकालत की ही मैं बात करता हूँ। मेरे पास कोई रिलेटिव, मेरा रिश्तेदार व्यक्ति को एक बार मेरे पास भेज देगा, क्यों? तो वो रिश्तेदारी के नाते। लेकिन यदि वो दोबारा आ रहा है तो वो मेरी काबिलियत पे आएगा। वो फिर तीसरे व्यक्ति से कहेगा, तीसरा व्यक्ति चौथे से कहेगा, चौथे पर पांचवे से कहेगा। इस तरीके से एक चेन जुड़ जाती है, क्योंकि लोगों के लगातार काम हो रहे हैं, और जिसका काम अच्छा होगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपसे जुड़ता जाएगा। आपको अपने काम में जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आप अपने सफलता की ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे। नहीं, वो मैं देखा है अक्सर कि आपका लगातार जो रहा है वो आपका यही है कि मतलब एक परफेक्ट। मेरे मेरे पास ऐसी कोई हीनियस क्राइम की फाइल नहीं है जो ना हो, चाहे 302 हो, 304 बी हो, हत्या, दहेज हत्या, रोड एक्सीडेंट, मारपीट, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पास फाइलें ना हो। अच्छा, आपके ऑफिस में मैंने देखा वो जो आपने दिखाया था कि अलग अलग थानों की अलग अलग फाइलें रख रखी हैं। जी। तो ऐसा मतलब पहले कहीं से देखा हुआ है या फिर अपनी तरफ से सेट कर दिया नहीं, है एक्चुअली कि क्या है, आसानी कर? 18 थाने हैं, तो 18 थाने वाइज अलग अलग जो थाने के हिसाब से मैंने फाइलें सेट कर रखी है। एक दिन में इतनी फाइलें लगती हैं तो निकालने में फिर दिक्कत होती है, तो इसलिए थाने वाइज सेट हैं, तो उस थाने के हिसाब से फिर फाइलें निकाल दी जाती फाइलें निकल दी है। ऐसा जैसे मान लीजिए, मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका युवाओं के लिए एक ऐसा कोई संदेश हो जो आप ये बता सकें कि हम आज का जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से एक, हम कह सकते हैं कि एक तो नशे के आदी होते जा रहे हैं, साथ ही साथ क्रिमिनल में उनका थोड़ा सा ज़्यादा लगाव रहा है, शिक्षा की तरफ कम है, और खासकर एटा तो आपका वैसे भी फेमस है इन चीज़ों के लिए। तो उनके लिए आप अगर कुछ बताना चाहें तो ज़रा आप क्लियर करें। क्राइम तो हमेशा घर बर्बादी करता है। सच्चाई है, आप अच्छे से पढ़ें, आपका जिस सेक्टर में मन लगता हो आप उस सेक्टर में पढ़ाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लॉ की पढ़ाई करें, अच्छी बात है, आपको लॉ के बारे में जानकारी होगी। आपसे जब आपको नॉलेज होगी लॉ की पूरी, तो आपसे सामने वाला कोई पुलिस अधिकारी भी होगा, वो आपसे बड़े नम्रता से और अच्छे व्यवहार से बात करेगा। और आपको लॉ की नॉलेज नहीं है तो वो आपसे अकड़ के, क्योंकि उन्हें पता है ये जानता ही नहीं है, और आपको लॉ के बारे में नॉलेज, आपको पता है अभी कौन सी धारा हमें किस पे प्रयोग करनी है, तो आपसे अच्छे से व्यवहार व्यक्ति करेगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है सर, जैसे मान लीजिए कि कहीं जैसे गए हैं और वहाँ पहुँचने के बाद अधिकारियों से मुलाकात की है, तो लगा है कि सामने से बड़ा एकदम अकड़ू वाला सिस्टम है, पर जब बताया कि मैं प्रोफेशनल एक वकील हूँ खुद ही, तो फिर उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा है? एक्चुअली क्या है कि कई जगह हुआ है ऐसा मेरे साथ। एक तो उम्र देख के व्यक्ति ये सोचता हाँ, है, बिल्कुल इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उम्र देख के व्यक्ति सोचता है कि अरे नया लड़का है, शायद अभी किसी के पास भी ऐसे कर रहा होगा। लेकिन जब आमना सामना होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो खुद ही अपने आप को सम्मान देने लगते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ क्षेत्र का जितना भी ऐसा कोई भी केस है जो थोड़ा-सा पेचीदा है, वो आप ही के पास है। मैं उस दिन काफ़ी समय आपके पास बैठा तो इतना तो मैं समझ गया था। अब आज जैसे आपको आज अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, तो आपके सामने अभी जो व्यक्ति बैठा है, हाँ। वो 376 मतलब 376 वगैरह यही बेल मुकदमा था। अच्छा, इनकी आज ही बेल कराई है उसने। अच्छा, और जो वो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे हमारा कि यदि इस लाइन को जैसे जो मान लीजिए जो लोग सिलेक्ट करेंगे या जो चूज़ करना चाहते हैं, तो क्या आगे उनके लिए ऐसा कोई भी और अपॉर्चुनिटी रहती है कि लगातार आगे बढ़ते रहें, या फिर एक लास्ट यही है कि वो एडवोकेट होने के बाद बस अपना यहाँ बैठें और ऐसा संभालें? ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लॉ करते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप लीगल एडवोकेट बन सकते हैं। जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपको कोई ना कोई कंपनी अच्छे आपकी योग्यता के अनुसार आपको वेतन देगी, अच्छी सी जॉबें मिलेगी आपको। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक अपेक्स का, एक आपका डॉगलैंड का, एक डॉगविन का, एक आपका हिटाची का, इनका मैं पैनल रखता हूँ। अच्छा, इन जी, कंपनियों को एक पैनल रखता हूँ, प्लस अपनी फौजदारी की वकालत मेरी चली गई। वो यहाँ से चली गई। अच्छा, इनमें जैसे आप इन कंपनियों के साथ जो काम कर रहे हैं,
तो यहाँ जैसे इनका अगर कोई भी ऐसा एक्ट रहता है जिसमें मतलब वो आप ही उनके लीगल एडवाइजर बन के काम करते होंगे तो। जी, कहीं भी जैसे अभी डॉकलैंड जो है इंश्योरेंस कंपनी, वो डॉक्टरों की इंश्योरेंस कंपनी है, डॉकलैंड और अपेक्स। अच्छा अच्छा। तो जिन एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं उन्होंने पैकेज ले रखा है, तो कोई हादसा होता है हॉस्पिटल में तो वो हायर करेंगे अधिवक्ता को, तो वो कंपनी को ही, तो क्योंकि उन्होंने पैकेज रखा है वो कंपनी को फोन करेंगे, बिल्कुल। कंपनी की तरफ से मेरा नाम आएगा, वो जितने भी डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी हैं वो मेरे पास ही आएंगे। अच्छा, आप आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। जी, जिन्होंने ये पैकेज ले रखे हो, चाहे अपेक्स हो, चाहे डॉकलैंड हो, चाहे डॉकमेड हो। ऐसे ही आपका हिटाची एयर कंडीशनर है, आपका हिटाची एसी कोई खराबी हो गई कंज्यूमर कोर्ट में जो चले जाते हैं उपभोक्ता फोरम में, तो हिटाची की तरफ से भी नहीं रहूँगा। अच्छा, उधर चाहे से किसी के भी कहने का मतलब है कंपनी के खिलाफ, आप जैसे हिटाची के खिलाफ आपने कोई दावा दायर किया कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंपनी की तरफ से मैं ही खड़ा। कंपनी की तरफ से आप खड़े होंगे, उधर से उनका जो वकील होगा वो लड़ेगा वाले आपसे। जैसे जो पॉक्सो एक्ट है तो उसका जो प्रावधान है वो किस तरह लागू होता है और उसका क्या है प्रोसीजर? पॉक्सो एक्ट में जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, अच्छा। पॉक्सो एक्ट, जैसे अभी कोई बच्ची है वो गला फुसला कर कोई से भगा ले जाता है, तो बलात्कार किया नहीं किया, 304 बलात्कार किया तो 304 तो आएगा, यदि वो नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट और साथ में लगेगा। पॉक्सो एक्ट साथ में लगती है। जो भी बच्चे नाबालिग होते हैं उनके साथ में पॉक्सो एक्ट लगेगा। पॉक्सो अगर जो मतलब नाबालिग नहीं है तो फिर तो वो पॉक्सो एक्ट लागू नहीं होता है। अच्छा, इसमें मतलब प्रावधान जो है सजा का वो कितना है? तो मृत्युदंड तक का कर दिया है। मृत्युदंड? जी, आजीवन कारावास से लेके मृत्युदंड तक का है मृत्युदंड देने का। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जो परिवार के ऐसे कुछ मसले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बेटे और बहू अपने जीवन को अलग बिताना चाहते हैं, माता पिता से मतलब नहीं रखना चाहते, तो अगर माता पिता चाहें तो वो भी अपना भरण पोषण ले सकते हैं, या फिर अपना जो भी मान लीजिए उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें डायरेक्ट हक तो ये जताएंगे नहीं, ना जबरदस्ती ले सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए उन पर जैसे बुजुर्ग माँ बाप है और संतान उनकी रखवाली नहीं कर रही है, उन्हें खाना पीना नहीं दे रही है, मतलब भरण पोषण नहीं दे रही है, तो आप 125 सीआरपीसी के अंतर्गत तो खर्चे का मुकदमा बेटे के ऊपर दायर कर सकते हो। यदि बेटा जवान हो चुका है, माता पिता की जिम्मेदारी थी बेटे का लालन पालन पोषण किया उन्होंने, अब बेटा जवान हो गया, उन्हें खर्चा नहीं दे रहा है, तो 125 सीआरपीसी जो भरण पोषण की तरजीह में आता है पारिवारिक मामले में, उनके ऊपर लागू होगा। उनके ऊपर लागू जी, माँ बाप बेटे के ऊपर दायर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है कि मतलब बेटा जबरदस्ती मतलब माता, जैसे मान लो उनकी प्रॉपर्टी है तो जबरदस्ती उसमें हिस्सा ले सकता है? नहीं, बेदखल कर सकते हैं माँ बाप, राइट है, उन्हें राइट है, मतलब उनके पास है तो वो बेदखल जी कर सकते हैं। जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक और जो काम होता है एक्सीडेंटल क्लेम वाला, तो उसमें एक्सीडेंटल क्लेम में क्या जैसे प्रावधान रहता है? एक्सीडेंट के टाइम जैसे एक्सीडेंट हुआ उसमें दो होते हैं प्रोसीजर, एक तो एक्सीडेंट हुआ जो ड्राइवर है उसका मुकदमा अलग चलेगा, और एक्सीडेंट से जो चुटैल हुआ या मृत्यु हुई उसकी तरफ से एमएसीटी कोर्ट में मुकदमा पड़ेगा, तो एमएसीटी क्लेम बनेगा उधर। वो एमएसीटी इस आधार पर बनता है, एज देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपका इनकम देखी जाती है, उस हिसाब से फिर एक्सीडेंट क्लेम। मतलब एज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, लास्ट एज कितना ये मतलब सेट की जाती है कि इतने समय तक रहेगा? 60 हो 65 हो, ऐसा एज लिमिट तो नहीं है। एज लिमिट क्लियर नहीं। अब ये को 80 साल का बुढ़ा जाकर के वहाँ एक्सीडेंट में मर जाएगा, वो तो बाइक चला नहीं रहा है। अच्छा, तो उसमें कुछ नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए अगर 50 साल का व्यक्ति किसी जैसे एक्सीडेंट क्लेम में जितनी कम उम्र पे मृत्यु हो जाती है तो उस हिसाब से क्लेम। अच्छा, जितनी कम उम्र जी, उस हिसाब से क्लेम। जी, एक तो सब तीन चीजें आप, एक तो एज, क्वालिफिकेशन जो आपकी क्या है, एजुकेशन वगैरह योग्यता क्या है, और आपकी इनकम, इन चीज़ों पर रहता है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लॉ फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझ रहे होंगे कि हमें कौन से प्रोसेस को आगे कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे मान लीजिए हम लगातार इंटर करने के बाद करते हैं, जैसे सर ने बताया, तो 5 साल के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो तो फिर आप 3 साल के लिए अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। साथ के साथ आप उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट होने के बाद एक एडवोकेट का नंबर। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए पहले शब्द प्रयोग किया जाता था, बहुत समय से मेरा विचार था, तो इन दोनों में कोई फर्क होता है? वकील और एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट। जी, वकील जो होता है एलएलबी की, एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं वो वकील होते हैं। जी,
और एडवोकेट में आपने एलएलबी की, एलएलबी के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने एआईबी एग्जाम दिया, आपने एआईबी एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आप एडवोकेट ले सकते एडवोकेट हैं। ये अंतर लिख सकते हैं। अच्छा, बैरिस्टर का इससे कोई रोल नहीं होता है, वो पुराना एक जी नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जैसे पता नहीं है, तो साथ ही साथ जैसे मान लीजिए अगर आपसे मुलाकात करनी हो, जी क्योंकि लोकल से जैसे एटा क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो देखो आपसे मुलाकात करनी हो तो एक बार आप अपना जो एक एड्रेस है वो आप क्लियर करा दीजिए। कलेक्टेड बार एसोसिएशन के सामने नई बिल्डिंग, प्रथम तल, एटा, जिलाधिकारी कार्यालय के बिल्कुल बगल में नई बिल्डिंग बनी है, उसमें प्रथम तल पर ही मेरा कार्यालय है। प्रशांत यादव के एडवोकेट नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है मेरे नाम से, और किसी को भी पूछ सकते हैं, प्रशांत यादव एडवोकेट, नगलाबंदी वाले। नगलाबंदी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे और भी बहुत से लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।